अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी एक ऐसे व्यक्तित्व को जिन्होंने पिछले 22 वर्षों से वेल्थ क्रिएशन के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। श्री अग्रिम गुप्ता जी, फाउंडर ऑफ अग्रिम मनी, LLM, MBA, CFP एवं CWM USA है। वे 14 बार MDRT और 4 बार COT की प्रतिष्ठित उपलब्धि प्राप्त कर चुके हैं। भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका, जापान, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, सिंगापुर सहित 15 से अधिक देशों में उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। वे एक सफल फाइनेंशियल मेंटर, वेल्थ क्रिएटर और लेखक भी है। उनकी पुस्तक प्रॉफिटेबल लेसन्स पाठकों के बीच लोकप्रिय है तथा उनकी आगामी पुस्तक वन मोर ज़ीरो जल्द ही प्रकाशित होने वाली है। तो ऐसे व्यक्तित्व को हम जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। प्लीज वेलकम श्री अग्रिम गुप्ता जी। ऐसे महान हमारे हस्ती हमारे बीच में है तो इसके लिए जोरदार तालियां हो जाए और यस तालियां बजते रहनी चाहिए दोस्तों। यस, जितनी तालियां बजेगी उतना आपको यहाँ से ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। अग्रिम गुप्ता जी को बुके से सम्मानित करने के लिए मैं राजकुमार चौबे जी को आगे बुलाऊंगा, जो कोलकाता से बिलोंग करते हैं और वो 14 टाइम MDRT है। तो जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। एक प्रेजेंटेशन आएगी अभी आपके सामने। बहुत सारी चीज़ें मैं ब्लैंक हो जाऊंगा, ये मिस ना हो जाऊं, इसलिए मैंने देख के रखा हुआ है। और अभी मैं चाहता हूं ना इस सेशन को हम लोग इंटरेक्टिव बनाएं दोनों साइड से। अगर मुझे आप लोगों के रिएक्शन की ज़रूरत हो तो मुझे सबका रिएक्शन चाहिए। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग अगर थोड़ा सा भी ध्यान भटका तो आप मिस कर सकते हो। एक काम करते हैं, ये कौन लेना चाहेगा? मेरी हर बात कहीं ना कहीं किसी पुरानी बात से लिंक होगी, तो कुछ भी मिस ना करिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जिसका मतलब आपको बाद में समझ में आएगा। ये कौन लेना चाहेगा? ठीक है, तो हम सारे लोग यहाँ पे ईश्वर की कृपा है इसलिए यहाँ बैठे हैं। कल सुबह इतना अच्छा हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। गुरुजी ने बताया था कि हनुमान जी यहाँ विराजमान है। उनको ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। उससे पहले ये कौन लेना चाहेगा? थैंक यू। अब एक नई बात से हम लोग आज का टॉपिक शुरू करेंगे। पीपीटी चल जाएगी। ये जितना टाइम खराब होगा इन लोगों का कम होता जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट है 10 साल 10 करोड़ में, 10 करोड़ 10 साल में। ये बात हो रही है एडवाइजर्स के लिए, हर इंश्योरेंस एजेंट के लिए, हर कंसल्टेंट के लिए। तो कितने लोग तैयार हैं अगले 10 साल में 10 करोड़ की नेटवर्थ बनाने के लिए? बहुत सारे लोगों के पास पहले से होंगे, लेकिन जिनके पास नहीं है उनको आगे लेके जाने की जिम्मेदारी हम लोगों की बनती है। और मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं मेरा इंट्रोडक्शन, तो कई बार मैं कौन से शहर से आया हूँ मैं अलग ढंग से उसको बताता हूँ। मैं उस शहर से आया हूँ जिस शहर से यहाँ प्रियंका चोपड़ा आई थी, वो शहर जहाँ से दिशा पाटनी आई, जहाँ से मशहूर शायर वसीम बरेलवी हैं, और जिस शहर से अग्रिम गुप्ता है, मैं उस शहर बरेली से हूँ। और
बरेली से निकलकर अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पे 15 अगस्त 2024 को तिरंगा मैंने फहराया था। वो इस इंश्योरेंस प्रोफेशन की ताकत है कि अगर मैं इस प्रोफेशन में नहीं होता तो टाइम्स स्क्वायर पे खड़ा नहीं होता। और ऐसे कई सारे अलग अलग कंट्रीज़ में जाने का सौभाग्य मुझे इस प्रोफेशन की वजह से मिला। तो हमारे शहर को क्या हमारे नाम से पहचान नहीं मिल सकती? यहाँ लोग अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग शहरों से, अलग अलग गांव से आए हैं। उनके गांव को पहचान क्या उनके नाम से नहीं मिल सकती? वो विज़न, वो मिशन पे अगर हम लोग काम करें तो इसके लिए बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। मेरी लाइफ में कुछ अचीवमेंट्स भी हुए। इस प्रोफेशन में आने के बाद मैंने कई कार खरीदी, कई प्रॉपर्टीज़ खरीदी। रिसेंटली एक नया ऑफिस बनाया, थोड़ा प्रीमियम, और बड़ा घर बनाया। नेक्स्ट, मैंने अपनी फैमिली को वर्ल्ड टूर भी करवाया। मेरे बेटे ने जो जो डेस्टिनेशन बोला वहाँ वहाँ मैं उसको लेके गया। इवन मैंने अपने पेरेंट्स को भी अक्सर अवार्ड सेरेमनीज़ में भेजा मेरे बिहाफ पे अवार्ड रिसीव करने के लिए। बहुत सारी लर्निंग यहाँ पर मुझे मिली। एक वैल्यू सिस्टम मैंने सीखा, अपने अंदर एक बेहतर बदलाव मैंने देखा। कमिटमेंट की वैल्यू मैंने समझी। जो कमिटमेंट मैंने अपने परिवार से किए थे, जो कमिटमेंट मैंने अपने दोस्तों से किए, जो कमिटमेंट मैंने अपने क्लाइंट से किए, वो सब पूरे किए। यहाँ आके ना सीखने की इच्छा बढ़ जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ बैठे होंगे, अक्सर महसूस करते होंगे आजकल समय बहुत फास्ट जा रहा है। ऐसा नहीं लगता है कि 2020 कोरोना से पहले थोड़ा सा स्लो था, 2020 के बाद थोड़ा सा फास्ट हो गया है? कितने लोगों को ऐसा लगता है? मालूम है ऐसा क्यों होता है? ये बड़ा साइंटिफिक सा रीज़न है। जब हम सीखना कम कर देते हैं, हमको समय फास्ट जाता हुआ लगेगा। बहुत सारे लोगों को मैंने पढ़ा है, छोटा बच्चा होता है, आज भी मेरा बेटा 9 साल का, उसको आज भी दिन पूरा 24 घंटे का लगता है और मुझे वो दिन लगता है 20-22 घंटे का, क्योंकि उनका, बच्चों का माइंड हमसे ज़्यादा ओपन होता है। वो सीखने के लिए हर समय तैयार होते हैं। तो जितना आप ज़्यादा सीखेंगे उतना आपको समय प्रॉपर लगेगा, वरना आपको लगेगा समय बहुत तेज़ी से जा रहा है। जिस दिन हम सीखना बंद कर देते हैं, एक ऑथर ने तो ये भी कहा है कि उस दिन हम मरना शुरू कर देते हैं। तो अगर हम सीखते रहेंगे तो इस प्रोफेशन में आने के बाद बहुत सारी डिग्रीज़ को मैंने ऐड किया। मैंने LLB किया, मैंने LLM किया, मैंने CWM किया, मैंने XLRI और IIM से कई सारे MDP कोर्सेज किए। अब क्या मिला? पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, सबके पास आता है। काम किया तो पैसा भी बनाया। मल्टीपल न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल आते हैं। बहुत सारे बड़े टीवी चैनल ने मुझे पैनलिस्ट बुलाया। कई सारे इवेंट्स में मेरे को स्पीकर बुलाया जाता है। बहुत सारे पॉडकास्ट शूट हुए रिसेंटली। ये सारा इस प्रोफेशन की ताकत है। और अभी रिसेंटली कुछ बड़े पुलिस के इवेंट्स हुए ट्रेनिंग के, तो उसमें पुलिस ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देने के लिए मुझे बुलाया गया। ये अचीवमेंट है इस प्रोफेशन का कि एक छोटे शहर का बंदा क्या कर सकता है। और डिफेंस में मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं, जिसमें एक हवलदार, सूबेदार से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल तक मेरे क्लाइंट हैं। जब मैं उनके पास बैठता हूं तो जो सीखने को मिलता है वो भी अभी आपसे शेयर करूंगा। और सारी बात मेरी कहीं ना कहीं ये जो भी पैसे बांटे हैं उससे लिंक है। ये वापस नहीं लूँगा, लेकिन सब कुछ लिंक है एक दूसरे से। पानी, एक वो है ना एडवर्टाइजमेंट आता है, गला सबका सूखता है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। एक कहानी से आज की हम लोग, क्योंकि मैं इस इंस्टीट्यूट का हिस्सा हूँ, मुकेश जोशी साहब ने काफ़ी मांझा है मेरे को, तो मेरी अक्सर शुरुआत कहानी से होती है और वो कहानी मैं क्लाइंट्स को भी सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक गांव में बाढ़ आती है, बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा, और पानी भरने लगता है। पूरे गांव के लोग गांव छोड़ के चले जाते हैं। और एक आदमी जिसको ईश्वर पे बहुत भरोसा था, हम लोगों को भी है, उसको ज़्यादा था, वो बोलता है
कि भगवान मुझे बचाएंगे, मैं ये गांव नहीं छोड़ूंगा। कोई बात नहीं, पानी और ऊपर बढ़ जाता है, एक मोटर बोट आती है, वो उसको बोलती है कि चलो यहाँ से तुम डूब जाओगे, मर जाओगे, लेकिन वो बोलता है कि मुझे ईश्वर बचाएंगे, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। थोड़ी देर बाद पानी और ऊपर आता है, एक स्टीमर आता है, वो उसको बोलता है चलो मेरे साथ, उसको भी मना करता है कि ईश्वर मुझे बचाएंगे, नहीं जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो छत पे पहुंच जाता है, लास्ट में एक हेलीकॉप्टर आता है और वो हेलीकॉप्टर ऊपर से रस्सी फेंकता है, उसको बोलता है कि चलो मेरे साथ, फिर वही बोलता है कि ईश्वर मुझे बचाएंगे, मैं नहीं जाऊंगा। लास्ट में रिजल्ट जो हम सबको पता है, वो डूब के मर जाता है। और जब वो मर जाता है तो ऊपर जाता है, ईश्वर से बड़ा निराशा भाव से पूछता है कि भगवान, मुझे आपके ऊपर इतना भरोसा था और मुझे लगता था आप मुझे बचाएंगे, लेकिन आपने मुझे नहीं बचाया। तो भगवान ने उसको बोला, तुझे क्या लगता है वो मोटर बोट, वो स्टीमर, वो हेलीकॉप्टर किसने भेजे थे? वैसे ही ईश्वर हमको बचाने के लिए, अगर हम परेशानी में हैं तो बहुत सारे रास्ते निकालता है। वो मोटर बोट वो बेसिक कोर्स है, वो स्टीमर एडवांस कोर्स है, और जो हेलीकॉप्टर से रस्सी फेंकी गई वो ये कन्वेंशन है। हमको महसूस करना पड़ेगा। अब ईश्वर हमको बचाने के लिए, 10 करोड़ कमवाने के लिए एक स्पीकर को आपके से 1600 किलोमीटर दूर से भेजता है, और अगर आपका ध्यान भटका यहाँ पे तो आप कुछ ज़रूरी चीज़ें मिस कर जाएंगे। एक हमारे शहर के बड़े मशहूर और बड़े इंटेलेक्चुअल शायर हैं वसीम बरेलवी साहब, वो अक्सर बोलते हैं, आंखों को मूंद लेने से खतरा ना जाएगा, वो भी देखना पड़ेगा जो देखा ना जाएगा। ये बात मेरे क्लाइंट्स पे लागू होती है जिन्होंने अच्छी रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं की है, ये बात आप सब पे लागू होती है जिन लोगों ने अच्छी रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं की है। हम दूसरे की रिटायरमेंट प्लानिंग करने चल देते हैं। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग अच्छी की है? हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास एक स्ट्रॉन्ग पैसिव इनकम है? अब अगर हम बात करें ग्लोबल इंश्योरेंस डेटा की, ये सब ऑथेंटिक है। मैं जिस देश में जाता हूँ सिर्फ वहाँ घूम के नहीं आता हूँ फोटो क्लिक करवा के, वहाँ के कुछ डेटा को मैं अपने पास नोट करके रखता हूँ, और मैंने वहाँ कई इंश्योरेंस कंपनीज के ऑफिसेज में विजिट किया है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, अमेरिका के अंदर 34 करोड़ की आबादी है, वहाँ 727 इंश्योरेंस कंपनी है जो लाइफ इंश्योरेंस सेल करती हैं। वापस उसी पे आइएगा, और वहाँ पर 92-93% के आसपास लोग कवर्ड हैं जिन्होंने लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है। अगर हम बात करते हैं चाइना की, चाइना के अंदर 140 करोड़ की आबादी है, 200 से ज़्यादा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, और करीब 75 के आसपास परसेंटेज में लोग कवर्ड हैं वहाँ पर। बात करते हैं न्यूजीलैंड की, केवल 55 लाख की आबादी है। अभी मैं रिसेंटली होके आया था, 3-3, 4-4 किलोमीटर की दूरी पे घर है, 100% लोग वहाँ पे कवर्ड हैं। जो कुछ रह जाते हैं वो भी इंडियंस हैं जो वहाँ शिफ्ट हुए हैं, उनकी आदत होती है कि थोड़ा सा डिले करके चीज़ों को लेना। बात करते हैं जापान की, 12 करोड़ की आबादी है, 42 कंपनी है लाइफ इंश्योरेंस की, 95% वहाँ पे लोग लाइफ इंश्योरेंस लेके बैठे हुए हैं। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटी की। हमारा देश, हमारे लिए सबसे ऊपर इंडिया, 145 करोड़ की आबादी, वापस वहीं पे आइए, 145 करोड़ की आबादी, और जो हमारे पास इस समय 24 इंश्योरेंस कंपनी, जिसमें से 20 ही एक्टिवली काम करती हैं। और अगर हम बात करें तो 8.5% के आसपास पेनिट्रेशन है इंडिया के अंदर। तो अभी भी हमारे पास एक बहुत बड़ा मार्केट पड़ा हुआ है जिसको अभी तक आप लोगों ने बहुत ध्यान से नहीं देखा है। अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है, जो हम लोग काम करके बैठे हैं उसका 10 टाइम्स 20 टाइम्स हम हर साल कर सकते हैं। बस उस नज़रिए से देखने की कमी है यहाँ पर। तो ये जो ग्लोबल डेटा बता रहा है वो ये बता रहा है कि इंश्योरेंस को लेके लोग कितना अवेयर और पर्टिकुलर हैं दूसरे कंट्रीज में। वापस वहीं पे आइए, आगे आगे मत जाइए। तो अगर इंश्योरेंस की हम बात करते हैं तो अभी इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों को शायद पता होगा या नहीं पता होगा, 2047 तक गवर्नमेंट ने लक्ष्य रखा है अगले 20 साल में हर व्यक्ति यहाँ पे इंश्योर्ड होगा। बीमा ट्रिनिटी के नाम से एक कंसेप्ट डिज़ाइन किया जा रहा है, बीमा कवच भी उसका पार्ट है, जिसमें हर एक को लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और एक मैंडेटरी जनरल इंश्योरेंस देना ही पड़ेगा। तो जब गवर्नमेंट इस दिशा में काम करेगी
100 नई इंश्योरेंस कंपनीज भारत में आने को तैयार बैठी हैं, 100% FDI अप्रूव हो गया है। बड़े बड़े नाम जो 400 साल से विदेशों में काम कर रहे हैं, इंश्योरेंस के एक्सपर्टाइज बहुत बहुत बड़ी है, वो सारे इंडिया में आने वाले हैं। तो ये मार्केट बढ़ेगा कि कम होगा? हम लोग पैसा कमाएंगे कि पीछे जाएंगे? अब अगर इस अपॉर्चुनिटी को हमने समझ लिया और हमको ये समझ में आ गया कि इतना बड़ा ग्लोबल मार्केट है जिसके एक मामूली से हिस्सेदारी है। एक बहुत मज़ेदार किस्सा बताता हूँ। लोग म्यूचुअल फंड को डिस्करेज करते हैं, लेकिन मैं कभी नहीं करता हूँ। हर प्रोडक्ट की अपनी वैल्यू है। बात करते हैं निप्पॉन म्यूचुअल फंड की। इंडिया के अंदर निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के नाम से आता है। पहले ये रिलायंस म्यूचुअल फंड हुआ करता था, अनिल अंबानी कंपनी। बाद में उसको निप्पॉन ने ले लिया। मैं जापान गया, मुझे लगता था ये बैटरी सेल बनाने वाली कंपनी है। मेरे को तब जाके पता लगा कि हमारे इंडिया का म्यूचुअल फंड का AUM ओवरऑल कितना है इस समय। कितने लोग जानते हैं ये बात? 75 to 80 लाख करोड़। और 3 साल पहले निप्पॉन का था 250 लाख करोड़। वो जापान हमसे कितना छोटा देश, वो 250 लाख करोड़ एक कंपनी का। हमारे यहाँ पे आज की डेट में 52 AMC हो चुकी हैं और हम कहाँ पे हैं? 80 लाख करोड़ पे। अब दूसरी बात पे आते हैं। अगर आप डेट मार्केट की बात करें, फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स की बात करें या FDs की बात करें, लोग सेफ्टी प्रेफर करते हैं। तो इंडिया के अंदर 245 लाख करोड़ की सेफ्टी है। वो लोग FDs में इन्वेस्टेड हैं आज भी, यानी कि आज भी लोगों का माइंडसेट सेफ्टी की तरफ ज़्यादा है। मैं यही बोलता हूँ कि सेफ्टी हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपके पास पिरामिड को आप देखें तो नीचे का हिस्सा आपका इंश्योरेंस का होना चाहिए, जो सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे बड़ा है। मेरा अपना खुद का भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट और या जो कह लीजिए वो सारा इंश्योरेंस के ही थ्रू है। रीज़न, बहुत सारे लोग जो यहाँ म्यूचुअल फंड का काम करते होंगे, अभी जब कल मार्केट गिरा, 1 हफ्ते पहले गिरा, लगातार गिर रहा है, ना चाहते हुए भी हम लोग एप्लीकेशन खोल के, माई कैम्स खोल के, एज 360 खोल के अपनी वैल्यू देख लेते हैं। तो फिर एक ह्यूमन इमोशन आने लगते हैं कि एक बार काश इसको रिडीम कर लेते जब मार्केट ऊपर था, नीचे आया तो एक बार फिर से लगा देते। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं यहाँ बैठे जिन्होंने पिछले 10 सालों में इंश्योरेंस लिया और कभी कोई एप्लीकेशन खोल के अपनी वैल्यू चेक की हो? कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि सारा एक जगह आपको अपनी कहीं पे वैल्यू दिखाई दे रही है। तो वो जो पैसा है वो बहुत कम रिडीम या बहुत कम बाहर आता है। बहुत सारे लोगों को ये बात बाद में समझ में आती है कि इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में इतनी है, जिस चीज़ को हम देखना चाहते हैं वो हमको जब दिखती नहीं है तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मार्केट फ्लक्चुएशन का। अभी एक आदित्य बिरला ने एक समरी दी थी टॉप एडवाइजर्स को, तो उसमें एक डेटा आया था कि भारत में 22 ऐसे इन्वेस्टर हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा म्यूचुअल फंड में कमाया है। सबसे ज़्यादा पैसा, केवल 22 लोग हैं। वो जो स्टे इन्वेस्टेड वाली थ्योरी है वो वहीं पर थी, और जिनकी वैल्यू मल्टीपल, मतलब इतना, अगर 1 लाख लगाता तो आज 1.25 करोड़ के आसपास वैल्यू हो चुकी है। लेकिन वो 22 लोग पता है कौन है? वो जो मर चुके हैं, वो जिंदा ही नहीं है। उन लोगों का पैसा कभी रिडीम ही नहीं हो पाया, तो वही लोगों ने ग्रो किया। तो म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम और जो ड्रॉबैक है वो होती है ह्यूमन इमोशंस। हम लोग बहुत लोगों को समझाते हैं, बताते हैं, बट कहीं पे जिसने विज़न 10 साल का शुरू किया, जिसने 15 साल का शुरू किया, और जब भी 3 साल मार्केट ने रिटर्न नहीं दिया तो वो तुरंत एग्जिट करने का मन बनाते हैं, या वो ये सोचते हैं कि जब हमारा पैसा हमारे बराबर आएगा हम तुरंत एग्जिट कर जाएंगे। क्या इंश्योरेंस में ऐसा होता है? कल सर ने बताया कि किसी ने इंश्योरेंस में आज तक फांसी लगाई है कि गलत पॉलिसी मिल गई तो मैं फांसी लगा के मर जाऊं? तो हमको अपने प्रोडक्ट पे कन्विक्शन होना चाहिए। हमको पता होना चाहिए कि हम जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं ये दुनिया का सबसे खूबसूरत प्रोडक्ट है। इसके बिना फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू होती ही नहीं है। मेरे पोर्टफोलियो में आज की डेट में जब मेरे क्लाइंट से मैं कन्वर्जन की बात करता हूँ, वो 2-4-5 लाख रुपए की पॉलिसी के लिए बोलते हैं, सोच के बताता हूँ, बड़ा अमाउंट है, हर साल कहाँ से दूंगा, एक बार में ले लो। ये बेसिक से कॉमन ऑब्जेक्शंस हैं जो सबके साथ आते होंगे। फिर वहाँ पर हम लोगों की ट्रेनिंग शुरू होती है जो हमने सीखा है। मैं वहाँ पर
कई लोगों को अपने सॉफ्ट कॉपी पॉलिसी बॉन्ड्स की दिखाता हूँ कि जितना आप पैसा साल में देने की बात कर रहे हो, कई महीनों में तो उससे ज़्यादा मैं प्रीमियम पे करता हूँ, और आप तो इतने बड़े आदमी हो और आप इतनी छोटी सी प्रीमियम के लिए ऐसे मेरे को बोल रहे हो। मैं इतना छोटा सा एडवाइज़र हूँ और आपसे ज़्यादा प्रीमियम पे करता हूँ, तो फाइनेंशियली कौन पहले फ्री होगा आप हम में से? बहुत सारे क्लाइंट्स को उस समय जलील करना पड़ता है, उनको क्या बोलते हैं, ग्राउंड रियलिटी चेक हमको कराना पड़ता है। और अभी अगर हम बात करते हैं, मैंने बोला था अभी कि हमारा देश हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि पार्टी रहे ना रहे, मैं रहूं ना रहूं, मेरा देश रहना चाहिए। मैं दिल से उस चीज़ को फॉलो करता हूं। मैं लोगों को यही बताता हूं क्योंकि मेरे बहुत सारे क्लाइंट डिफेंस में हैं, और जब मैं उनके साथ बैठता हूं, मिलता हूं, बहुत कुछ सीखा है मैंने, तब मुझे ये समझ में आया कि हमारे देश की वैल्यू हम नहीं समझ पाते हैं। और अभी जो आगे हम लोग स्लाइड में बात करेंगे कि हम अपॉर्चुनिटी और जो आने वाला दशक है उसको ढंग से अगर देख लें, तो यहाँ बैठा हर शख्स जो सबसे आखिरी सीट में, पीछे सीट पे हाथ रख के बैठे हैं ऊपर, वो भाई साहब भी टीओटी कर सकते हैं। तो ये बेसिक सा एक मैकेनिज़्म है जो हम लोगों ने नहीं सीखा था। हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अभी मेरे यहाँ आने से 4 दिन पहले आप लोगों ने भी शायद सुना होगा, सर्च कर सकते हैं, हमारे इंडियन आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी साहब ने बोला था ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार रहिए। हो सकता है कुछ लोगों ने इस खबर को मिस कर दिया हो, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट खबर है हर उस फाइनेंशियल एडवाइज़र के लिए जो इस क्षेत्र में कैसे भी काम कर रहे हैं। तो आर्मी में जवानों को कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जब सिंदूर का जिक्र हुआ, तो लास्ट ईयर आज जिस टाइम पर हम यहाँ बैठे हैं, उस समय ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और हर आदमी देशभक्ति में डूबा हुआ था। कितने ऐसे लोग थे जो अग्निवीर बनने को तैयार थे, कितने ऐसे लोग थे जो देशभक्ति हर समय न्यूज़ चैनल वो सब दिखा रहा था। धीरे धीरे हम लोग भूल गए। अभी 2.0 होगा, फिर सारे लोग उसी में रम जाएंगे। लेकिन है क्या, आर्मी में भी एक कॉस्ट होती है हर देश की। हर देश को सिक्योरिटी फेंसिंग की एक कॉस्ट होती है, और वो होती है रक्षा बजट। हमारे देश का रक्षा बजट हमारी जीडीपी का केवल 1.9% है, और ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि रक्षा बजट और देशों के मुकाबले बहुत कम है। इसको बढ़ाना पड़ेगा। जब तक हमारे देश की फ़ौज मजबूत नहीं होगी, हमारे देश का डिफेंस सिस्टम मजबूत नहीं होगा, हम लोग सेफ नहीं रहेंगे। आज 12.5 लाख आर्मी में ऑफिसर्स हैं, आज करीब 1.5 लाख के आसपास इंडियन एयरफोर्स में है, 75,000 हमारे पास नेवी में है। ये सारा डिफेंस सिस्टम हमको सेफ रखने के लिए बनता है। और आपको क्या लगता है, क्या 1 लाख रुपए 70,000 सैलरी जहाँ से शुरुआत होती है, क्या कोई अपनी जान लगा देगा? मैं आपको बोलता हूँ, शेट्टी साहब हमारे बहुत सारे लोगों को चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, देखते होंगे, डिफेंस वालों को भी देखते होंगे। अगर हमारे बच्चे को कोई 5 लाख रुपए महीना दे और उसको बोले कि रिस्क है जान गोली खाने का, क्या हम अपने बच्चे को वहाँ पे खड़ा करेंगे चौराहे पे? वहाँ वो अपने माँ बाप अपने बच्चे को भेजते हैं। क्यों? क्योंकि जिससे हम लोग सेफ रहें। अब है क्या, ये शुरुआत कहाँ से हुई थी? एक स्पीच में पहले भी मैं बोल चुका हूँ। मई 1999 में ये सारी बातें लिंक होंगी बाद में 500 रुपए से, याद रखिएगा जिस इसलिए। मई 1999 में कारगिल का युद्ध शुरू हुआ था, और कारगिल का युद्ध जब शुरू हुआ था तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? कैप्टन सौरभ कालिया जाट रेजिमेंट के उस समय बजरंग पोस्ट पे अपने 5 फौजियों के साथ पहुँच गए थे। आउटगन, आउटलाइन, कैप्चर्ड बाई पाकिस्तानीज, उनको चारों तरफ से घेर के जब तक उन पे गोलियां बरसाई गई, जब तक उनकी गोलियां ख़त्म नहीं हुई। और लास्ट में वो इतना इमोशनल, एक ऐसी चीज़ है, उनकी शरीर को छोटे छोटे प्लास्टिक की थैलियों में भेजा गया था। वो उनके शरीर सिगरेट से जलाया गया था जगह जगह। उन एक वो होता है जो बर्फ़ तोड़ते हैं, जैसे सूजा, वो सुआ बोलते हैं कहीं कहीं पे, उससे उनकी आंखें निकाली गई थी। और
वो हमारे देश में आए थे वापस थैलियों में। वो जो उस समय सरकार थी या जो एक इमोशंस थे, कारगिल का युद्ध शुरू हो गया और उस परिवार पे क्या गुजरी होगी जिसके बच्चे को उन्होंने पूरा देखा भी नहीं लास्ट में। और हमारे देश में यकीन मानिए बहुत सारे जो लोग जानते हैं, उस समय फौजियों पे सियाचिन ग्लेशियर पे लड़ने के लिए गर्म कपड़े नहीं हुआ करते थे, हमारे फौजियों पे वो क्वालिटी के जूते नहीं हुआ करते थे, हमारे फौजियों पे वो आज के जो बंदूकें और जो मिसाइल्स और जो टेक्निक्स हैं वो नहीं हुआ करती थी। उसकी वजह से बहुत कष्ट हमारी फ़ौज ने झेला, लेकिन पिछले 2 दशकों में आज हमारी फ़ौज भारत की दुनिया के कई देशों को प्रोटेक्शन दे सकती है, ये मैं गर्व से कह सकता हूँ। हमारी फ़ौज के पास आज वो इक्विपमेंट्स हैं जो दुनिया के देशों में और किसी फ़ौज पे नहीं है। हमारी फ़ौज के पास दुनिया का सबसे मजबूत सर्विलांस सिस्टम है। आज हमारी तरफ से एक गोली आती है तो हमारी तरफ से एक गोला जाता है, तो ये हमारी फ़ौज की पावर है। तो उसको मजबूत किसने किया? उसको पैसा किसने दिया? उसको पैसा दिया टैक्स पेयर्स ने। जितना ज़्यादा लोग टैक्स पे करेंगे उतना हमारा इकोसिस्टम मजबूत होगा, जितना हमारा इकोसिस्टम मजबूत होगा उतना हमारी डिफेंस मजबूत होगा। ये पूरा इकोसिस्टम है, डिफेंस, इकोनॉमी, डिफेंस। जो लोग इस चीज़ को जानते हैं, मैं काम करता हूँ, मैं कभी क्लाइंट से टैक्स बचाने की बात नहीं करता हूँ। मैं क्षमा चाहूँगा सेठी साहब, यहाँ पे पॉइंट दूसरा है। कल सर ने यहाँ पे टैक्स की बात की, मैं बोलता हूँ टैक्स तो पैसा कमाने के बाद देना है ना, प्रॉफिट में से टैक्स देना है। तो अगर हम प्रॉफिट ही बड़ा बना ले तो टैक्स क्या फ़र्क पड़ेगा? और जब आपका टैक्स जाएगा तो क्लाइंट का पैसा कहाँ लग रहा है उसको पता होना चाहिए। तो उस इकोसिस्टम का हम लोग हिस्सा हैं। यहाँ बैठा हुआ हर एडवाइज़र, वो अगर फौजी देश के लिए बॉर्डर पे लड़ते हैं, यहाँ बैठा हुआ हर एडवाइज़र एक फाइनेंशियल फौजी है। हम वो लोग हैं जो अपने देश को अंदर से मजबूत करते हैं, वो देश को बॉर्डर पे मजबूत कर रहे हैं, हम देश को अंदर से मजबूत कर रहे हैं। जितना ज़्यादा हम लोग काम करेंगे उतना ज़्यादा हमारी फ़ौजें मजबूत होंगी। अगर 10 साल में यहाँ बैठे हुए लोग, वीडियो देख रहे सारे लोग, लाइव स्ट्रीमिंग के हज़ारों लोग, अगर ये 10-10 करोड़ का लक्ष्य अगर हम सारे लोगों ने प्राप्त कर लिया तो मालूम है जीडीपी में हमारा कंट्रीब्यूशन भी 1% के आसपास होगा और हमारे डिफेंस को उतना हम मजबूत कर पाएंगे। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें क्या कभी हमने महसूस किया? सेना में एक बात कही जाती है, कोशस्य बलात् सेनाए जयते। अगर फौजी, ये बात डेवलपमेंट ऑफिसर्स के लिए है। पता है, मैंने एक अपने बड़े क्लाइंट से पूछा कि आप लोग जब कभी हम लोगों की वॉर होती है तो क्या बोलते हो, अटैक, जैसे कई बार मूवीज़ में दिखाया है? बोले नहीं, कभी ऐसा नहीं होता है कि कोई बड़ा अधिकारी अपने नीचे वाले सबऑर्डिनेट्स को बोले अटैक। वहाँ बोला जाता है फॉलो मी। सबसे पहले अफसर जाता है, बाद में जवान जाते हैं। और अफसर सोचता है कि मैं अपने जवानों की शहादत नहीं होने दूंगा, और जवान को ट्रेनिंग होती है कि मैं अपने अफसर को मरने नहीं दूंगा। तो वैसे ही यहाँ पे आपका डेवलपमेंट ऑफिसर अगर आपको लेके जा रहा है, वो बोलता है फॉलो मी, आप उनको फॉलो करो, आपको ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने जवान को मरने ही नहीं देंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी। मैं आज अपना काम करता था और अभी मेरे पास 28-30 ऐसे एडवाइज़र हैं जिनसे मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं उनकी हेल्प करता हूँ अपने शहर में। वो आते हैं ट्रेनिंग के लिए, अलग अलग शहरों से फ़ोन करते हैं मेरे को, अलग अलग जगह से मेरे को कॉल आते हैं, जिनसे मेरा कोई मॉनेटरी बेनिफिट ना है ना होगा। और मैं गारंटी इस मंच से देता हूँ, भविष्य में कभी भी मेरी किसी भी ट्रेनिंग का पैसा मैं नहीं लूँगा, ना मैंने लिया है आज तक। किसी का भी फ़ोन आता है, मैं हर समय उसको हेल्प करता हूँ। तो ये क्या है, सारा बिजनेस है ग्रेस का। मैं आपकी मदद करूँगा, कोई मेरी मदद करेगा, मेरे ऊपर वाले का हाथ है। आज इस मंच पे, वो पीछे की सीट से यहाँ तक आया हूँ मैं, तो ये बिना ईश्वर की कृपा और मेरे माता पिता के आशीर्वाद के बिना संभव था ही नहीं। कल मैंने महसूस किया यहाँ पे,
मुकेश जोशी साहब के माता जी पिताजी यहाँ बैठे हुए थे, जो इमोशंस उनकी आंखों में थे, जो वो पेरेंट्स महसूस कर रहे थे, वो महसूस क्या हम लोग अपने पेरेंट्स को नहीं करवा सकते? कितने ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं मैं कुछ करूं, मैं अपने पेरेंट्स को कुछ बड़ा दे पाऊं, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं। एक इमोशनल बात है और मुझे लगता है सबको पता होनी चाहिए। एक सेकेंड, 2 तारीख की शाम तक मैं यहाँ आने वाला नहीं था। मुझे लग रहा था कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। मेरे फादर का एक हेल्थ इशू चल रहा है पिछले 1 साल से, लगभग 1 साल होने वाला है, और उनकी हेल्थ अभी भी ठीक नहीं थी। तो मुझको लगा कि अभी मुझे जाना ठीक नहीं रहेगा और मैं आगे कभी चला जाता हूँ। मुकेश जोशी सर ने कहा नहीं, आपको आना पड़ेगा। मैं कमिटमेंट की बहुत वैल्यू करता हूँ, मुझे उनकी बात नहीं काट मिली, फिर मैं आया और आज वो भी लाइव देख रहे हैं इस प्रोग्राम को। उनको मैंने बोला था, तो ये आपके लिए, तो ये मेरे पेरेंट्स के लिए कि एक बार मेरी मम्मी लास्ट ईयर एक गाड़ी मैंने उनको खरीद के दी छोटी, और वो ड्राइवर के साथ कहीं जा रही थी, वो गाड़ी बंद हो गई रास्ते में। उनको 1 घंटा बिना एसी के गर्मी में बैठना पड़ा। मेरा ईगो इतना हर्ट हो गया। वो अगले ही दिन वो गाड़ी तो क्रेन से कंपनी चली गई। मैंने उनको ले जाके दोनों लोगों को अगले ही दिन सुबह नई गाड़ी खरीदवाई। वो मेरे को बोल रहा था ये बुक करने पे मिलेगी, 3 महीने बाद मिलेगी। मैंने कहा यही वाली गाड़ी चाहिए, जो अमाउंट आप बोलोगे मैं देने को तैयार हूँ, अभी लेके जाऊँगा। मैं लेके आया, उनको मैंने गाड़ी गिफ्ट की। पहली गाड़ी 1 साल पुरानी वो भेज दी, फिर वो भी सही होके आ गई। क्यों? मैं नहीं चाहता उनको जरा सी भी प्रॉब्लम हो। लास्ट ईयर मैं श्रीलंका में था, एक इवेंट था, टॉप फाइनेंशियल एडवाइजर्स थे पूरे इंडिया के वहाँ पे। तो सडनली मेरे फादर को कुछ प्रॉब्लम फील हुई, तो मेरे रिलेटिव्स ने, मेरी सिस्टर ने उनको मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली साकेत में एडमिट करा दिया। मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक मैं इकोसिस्टम की बात कर रहा था, एक मैं लोगों को आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, एक हमारे ट्रेनर्स हम सबको आगे बढ़ाने के लिए वैल्यू ऐड करते हैं, और एक मैं आपको इकोसिस्टम बता रहा हूँ हॉस्पिटल्स का, जिसको बुरा लगे वो रिकॉर्ड भी कर ले। और डॉक्टर्स ने एक चल के आए हुए व्यक्ति को वेंटिलेटर पे पहुंचा दिया। मैं जब वहाँ से लौटा हूँ तो मेरे फादर वेंटिलेटर पे थे और जो चल के गए थे वहाँ पे। मैं समझ नहीं पाया ये हुआ क्या। एक 66 इयर्स के व्यक्ति को, जो बिल्कुल फिट हो, जिन्होंने ज़िंदगी में कभी कोई गलत चीज़, बाहर का खाना नहीं खाया, जिन्होंने कभी कोई ऐसा आचरण नहीं किया जो गलत रहा हो, उनको क्या कर दिया? 24 यूनिट ब्लड बोले अभी चाहिए हमको। अब आप सोचिए, मैं दूसरे शहर से था, उस हॉस्पिटल में 24 यूनिट ब्लड कहाँ से लाता? फिर मैं वही बोलूँगा, इस इंश्योरेंस प्रोफेशन की ताकत है। मैंने अपने कुछ दोस्तों को फ़ोन किया, 24 लोग वहाँ पर अपने अपने शहरों से आए, अपना टाइम खर्च करके, अपना पैसा खर्च करके ब्लड डोनेट करके चले गए। उनकी पूरी बॉडी का ब्लड बदलवा दिया गया। उन्होंने, ईमानदारी से बोलता हूँ कि मुझको रगड़ दिया। उस हॉस्पिटल ने मेरा जो हाल किया ना, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं गाड़ी में बैठ के रोता था कि मैं करूं क्या। अंदर जाने नहीं देते हैं, पेशेंट से मिलने नहीं देते हैं, वो सिक्योरिटी वाला कोई भी हो अंदर ही नहीं जाने देता था। अब आप सोचो, उनका 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस था। अब बात आती है इंश्योरेंस की कि एडिकेट इंश्योरेंस होना क्यों ज़रूरी है। वो 3 दिन में ख़त्म हो गया, और जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराया तो बिल था करीब 47 लाख। बाकी मैंने पे किया। तब से लेके आज तक इलाज चल रहा है, और मैं किसी को नहीं बताता हूँ। मेरी मम्मी, मेरे पापा, किसी को नहीं पता कि कितना पैसा इलाज में खर्च हो रहा है। एक एक इंजेक्शन उनको 90-90 हज़ार रुपये का लगता है आज भी। वो एक रेयर डिसीज़ है। क्यों? क्योंकि मैं इस प्रोफेशन में हूँ। मुझको मालूम है कि मेरी पैसिव इनकम स्ट्रॉन्ग है इतनी कि कुछ भी हो जाए, मैं अपने पापा को कुछ नहीं होने दूंगा। मैंने उनको बोला था कि मैं उनको हॉस्पिटल से वापस सही करा के लेके जाऊंगा, और मैं लाया। अभी थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया, और मैं कल फिर वापस आ रहा हूँ, और फिर मैं आके वापस आपको ठीक कराऊंगा। ये मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस आता है पैसे से। अगर आपने पैसे कमाए नहीं होते
तो आप पैसे बचाते कैसे? और अगर आपने पैसे बचाए नहीं होते तो आप इलाज कैसे कराते? तो अगर मैंने पैसे बचाए नहीं होते तो मैं अपने पापा को बचा नहीं पाता। मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ, अभी मौका है, पैसे कमा लो, जितना आप पैसा कमा लोगे उसमें से कुछ हिस्सा बचा लो। अरे इट डजेंट मैटर, आप इक्विटी में डालो, आप म्यूचुअल फंड में डालो, आप शेयर खरीदो, आप एफडी कराओ, पैसे बचाओ। परसेंटेज आप अपनी एज के हिसाब से निकाल लो। हम लोगों ने सब ने सीखा है कि डाइटिशियन थाली में प्लान करता है कि कितना कार्ब, कितना प्रोटीन, कितना कार्बोहाइड्रेट, वो सारी चीज़ों के हिसाब से, एज के हिसाब से आप अपना बना लो, लेकिन पैसा बचाओ। यहाँ मैं प्रूव कर दूंगा कि 10 करोड़ कितनी सिंपल स्टेप है अगले 10 साल में बनाना। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि ये तो हमको भी पता था। अगर हमको कोई बात पता है फिर भी हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है संगत का। मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ, फिर यहाँ से बोलूँगा, आप 5 ऐसे दोस्तों के साथ दोस्ती रखो जो लाख रुपए महीना कमाते हों। छठा 1 लाख रुपए कमाने वाले आप हो गए। आप 5 ऐसे दोस्तों के साथ दोस्ती रखो जिनके पास मुकदमे चल रहे हो, छठा मुकदमा आप पे होगा। आप 5, मैं बीइंग ए लॉयर मैं बोलता हूँ, मैं कचहरी कोर्ट कभी कभी जाता हूँ तो मैं देखता हूँ वहाँ पे कैसे कैसे केवल दोस्त की दोस्ती के चक्कर में जेल में है। उन्होंने तो कोई गलती भी नहीं की थी। 5 ऐसे इंश्योरेंस एडवाइजर्स के साथ टच में रहो जो टीओटी करते हो, छठे आप हो गए, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हम किस संगत में हैं, हम किन लोगों के बीच में रहते हैं, मैटर ये करता है। हम जिन लोगों के बीच में रहते हैं वो कह रहा है कॉल ओपन नहीं हो रही है, क्लाइंट फ़ोन नहीं उठा रहा है, वो ने चेक दे दिया, सुबह फ़ोन करके वापस मांग रहा है, बीवी अलग जूता मार रही है, बच्चे इज्जत नहीं कर रहे हैं, गाड़ी में यार तेल खत्म हो गया वो कहाँ से डलवाऊँ। ऐसे लोगों की संगत जब मैं देखता हूँ तो मैं पीछे हट जाता हूँ कि मैं किस लोगों के बीच में आ गया हूँ। और बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइज़र्स को इस दलदल से मैं निकाल के बाहर लाया हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ संगत का असर है, इम्पैक्ट ऑफ कंपनी, आप कैसे लोगों के बीच में रहते हो। अभी बात फिर से आते हैं फौज के ऊपर। आपको मालूम है ये भी सारी बातें लिंक हैं पहले वाली बात से। अमेरिका ने, अब मैं बताऊंगा भारत की क्वालिटी, क्यों ये देश सुरक्षित है, क्यों इस देश से मुझे प्यार है। जब मैं लौट के आता हूँ तो मन करता है इसकी धरती को चूमूं, हर एक को लगता है। जब आप कभी बाहर से आए हैं, आप गुजरात की धरती पे लौट के आते होंगे, लगता होगा कि यार जो महसूस यहाँ पे होता है वो कहीं नहीं होता है। अमेरिका ने 15 से ज़्यादा बेस बनाए थे मिडिल ईस्ट में, जॉर्डन, कतर, दुबई, और एक सबसे बड़ा बेस था उनका अल उदैद में। कभी सर्च करिएगा, वहाँ पर जितने कैरियर, जेट फाइटर, जितने आपके बड़े विमान, सारे अमेरिका के अल उदैद में थे। ईरान ने 2 बार वही मिसाइल मारी, उन्होंने वही मारी जहाँ जहाँ इनके बेस थे। उनको समझ में आ गया मिडिल ईस्ट को कि ये जो हम यूएस से सिक्योरिटी लेते हैं, किराए की तलवारों पर युद्ध नहीं लड़े जाते, कि हमको अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा, अपनी खुद की आर्मी को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। और अब इन सारे देशों ने अपने मिलिट्री और डिफेंस सिस्टम पे काम करना शुरू कर दिया है। ये बात फिर लिंक हो रही है कि सिर्फ आप अपने डीओ पे डिपेंड होकर काम करेंगे तो बहुत बड़े एडवाइजर नहीं बन पाएंगे। किराए की तलवार पे युद्ध नहीं लड़े जाते, खुद निकलना पड़ेगा, खुद काम करना पड़ेगा, खुद फॉर्म भरना पड़ेगा। और अब जब 4 मिसाइलें गिर गई दुबई के ऊपर, तो जो लोग इंडिया छोड़ छोड़ के दुबई जा रहे थे, मुंबई से जाके दुबई में रील बनाते थे और बोलते थे लग्जरी और लाइफ, और वो सब भाग रहे हैं वापस इंडिया की तरफ। उनको 12-12 लाख रुपए देके टिकट एग्जिट होना पड़ा वहाँ से। दुबई गवर्नमेंट ने सेंसर कर दिया। मेरे ब्रदर इन लॉ के वहाँ पे प्रॉपर्टी है, वो बता रहे थे कोई भी न्यूज़ बाहर नहीं आ सकती। वहाँ आज भी टेंशन का माहौल है। 2 दिन पहले अभी फिर ओमान में कुछ एक हुई घटना, लेकिन आप सारी चीज़ों को दबा देते हैं, वो लोग आने ही नहीं देते हैं बाहर। तब पता लगता है कि हमारा देश, जहाँ छोटा मोटा टैक्स भी लोग बचा लेते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से रह रहे हैं यहाँ पे। कम से कम आज हमारे डिफेंस सिस्टम की ताकत है कि कोई भी मिसाइल हमारे देश की तरफ नहीं घूमी। और एक बात बता दूँ, एक वो टाइम था जब हमारे देश के प्रधानमंत्री कहीं जाते थे, वो लेवल की रिस्पेक्ट मिले ना मिले, लेकिन आज जब हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री के साथ बैठे होते हैं किसी भी दुनिया के कोने में, तो उनको मालूम है कि इनके पास एक जहाज खड़ा है न्यूक्लियर वेपन वाला, जिसका नाम है INS अरिहंत। वो समुद्र की किसी गहराई में खड़ा है, वो कभी भी हमको निपटा देगा। ये ताकत है हमारे देश की।
है ना। आपको मालूम क्या है अपने देश के बारे में? जिस पावरफुल इकोसिस्टम का हम लोग हिस्सा हैं, अगले 10 साल के अंदर आप यकीन मानिए ये जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और चेंजेस हो रहे हैं, इन 10 साल के अंदर जो सबसे बड़ा इकोनॉमी का हिस्सा बनेगा वो बनेगा फाइनेंशियल कंसल्टेंट वाली इंडस्ट्री। और अगर हम उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर हम अपनी लर्निंग पे, ट्रेनिंग पे ध्यान दे रहे हैं, मैं ये नहीं बोलता कि आप LIC कर रहे हैं या कोई अदर कंपनी कर रहे हैं या आप कोई और प्रोडक्ट कर रहे हैं, बट मैं ये ना करो, सब करो जो करना है जिसको, वो सब करो आप। हम लोग कोई चरस थोड़ी ना बेच रहे हैं, जिसका कुछ का कम किसी का ज़्यादा सब चलता है। लेकिन आपको पूरे इकोसिस्टम की फाइनेंशियल टूल्स की नॉलेज होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, आपको पता होना चाहिए फंड मैनेजर्स काम कैसे करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि मेटावर्स क्या है, आपको पता होना चाहिए कि क्रिप्टो की टेक्नोलॉजी में काम, ये बिटकॉइन हमारी जो चेन कैसे बनाई जाती है। अगर आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता है तो आने वाले टाइम में आप पिछड़ जाएंगे। अगर आपके किसी क्लाइंट के पास, भगवान ना करे मैं पहुंच गया, कन्वर्जन रेट मेरा ज़्यादा होगा। मैं इसलिए बोलता हूँ अपने आप को अपग्रेड कर लो आप। और मैं लगातार ट्रेनिंग में, कभी कहीं अलग अलग, मैंने अभी अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप किया था जब मैंने LLM किया था। सोचिए, अपना काम भी कर रहा हूँ, COT भी कर रहा हूँ, फादर का हेल्थ इशू भी देख रहा हूँ, एग्ज़ाम भी देने जा रहा हूँ, मेरे बच्चों के भी एग्ज़ाम चल रहे थे, मेरा भी एग्ज़ाम चल रहा था। ये अलग ही दुनिया है। वो बच्चे बोलते थे कि पापा मुझे छोड़ के अपना पेपर देने जाते हैं। ठीक है, इसको आगे बढ़ा दीजिए प्लीज़। वसीम बरेलवी साहब की मैंने बात की थी ना, तो एक बात और मैं कह दूं। मेरे को इन्होंने भी 5 मिनट बोला है, लेकिन अभी 8-10 मिनट लगेंगे। कौन सी बात कहाँ पर कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। और एक बात ये इसके बाद बताता हूँ, उसूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा अगर हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। अगर एडवाइज़र हो तो लोगों को पता लगना चाहिए कि अपनी फील्ड का टॉप एडवाइज़र है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, अभी एक शाहरुख खान की मूवी आई थी जवान, उसमें उन्होंने वसीम बरेलवी साहब को फ़ोन किया हमारे शहर में, न्यूज़पेपर में आधे पेज की खबर थी कि मैं आपकी एक ये शायरी लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने ये कहा था कि आप ले सकते हैं, मैं इसका कोई भी पैसा नहीं लूँगा। तो जब वो फिल्म शुरू होती है तो यही डायलॉग उसमें था, उसूलों पर आ चाहे तो टकराना ज़रूरी है, जिंदा नज़र हो तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। और जो सज्जन इस समय सो रहे हैं वो जिंदा है ही नहीं, भगवान उनको भला करे। एक बहुत अच्छी बात, इस बात के मैं सबसे 500-500 रुपये ले सकता हूं, लेकिन चलो फ्री बताता हूं। अभी कभी आप रियल एस्टेट वालों के पास जाओ, जो बड़े बिल्डर हैं, मकान बना के बेच रहे हैं, लैंड्स का काम कर रहे हैं, ज्वेलर के पास जाओ, वो लोग क्या बोलते हैं कि 3 साल में प्रॉपर्टी डबल हो गई, 3-4 साल में मेरे पैसे डबल हो गए। गुजरात में 3-3 साल में लोगों ने पैसे बढ़ा लिए, दिल्ली में लोगों ने 2 साल में डबल कर लिए। ज्वेलर बोलता है कि मेरा तो 2.5% का ब्याज मिलता है, आप मेरे को देके जाओ, मेरे से हर महीना लेके जाओ। और उनकी बात ठीक है, अगर आप किसी ज्वेलर से ब्याज पे पैसा लो तो वो गोल्ड रखेगा 2.5% पे आपको देगा, और सब जगह ऐसे चलता है। तो मेरा एक सवाल होता है उनसे कि सर इतनी अच्छी कैलकुलेशन आप जानते हो, इतने अच्छे फाइनेंस की नॉलेज है, आप कब से काम कर रहे हो, ज्वेलरी शॉप कब से है आपकी? तो ये रिसेंट एक अभी ज्वेलर के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ था, तो उनका बोलना था कि मैं 30 साल से ज्वेलरी का काम कर रहा हूँ। 30 साल पहले जब आपने दुकान खोली थी तो आपने कितना पैसा लगाया था? बोला 10-15 लाख रुपए। ठीक है, अब अगर उन्हीं की कैलकुलेशन पे आते हैं, 3 साल में वो पैसा डबल कर रहे थे, मीन्स 2.5% पर मंथ, CAGR होता है 25.9। हर 3 साल में पैसा अगर आप डबल करना सीख जाओ तो 30 साल में 10 लाख के 100 करोड़ बनते हैं। ये नीचे उसका कैलकुलेशन है, केवल 10 साइकिल लगती हैं, हर 3 साल बाद आप पैसा डबल करना सीख जाओ। ये आप चाहे रियल एस्टेट से करो, गोल्ड से करो, म्यूचुअल फंड से करो, क्रिप्टो करेंसी से करो, या आप दुनिया के किसी भी प्रोफेशन से करो, आप 3 साल में पैसा डबल करना सीख जाओ, आप 100 करोड़ बना लोगे। तो मेरा सवाल उस ज्वेलर से ये था कि आपके 100 करोड़ कहाँ हैं? भैया आप तो हर 3 साल में ये परसेंटेज से चल रहे हो। तो उनका कहना था, ये 2 मिनट तो वो भी सोचने लगे। तो यहाँ पर उसका सीधा सीधा आंसर था कि जो आप रिटर्न बना रहे हो वो है एब्सोल्यूट रिटर्न,
और जो हम रिटर्न की बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम CAGR की। तो जो एब्सोल्यूट रिटर्न आप बना रहे हो वो कभी भी आपके मनी को 100 करोड़ तक पहुंचाएगा ही नहीं। वो कैलकुलेशन आया, उनको समझ में आ गया कि चाहे वो रियल इस्टेट, आप देखो ना कितने रियल इस्टेट वाले हैं जो बातें इतनी इतनी बड़ी बड़ी करते हैं, बहुत बड़ा, बाकी अल्टीमेटली उनको मालूम है कि अंदर उनकी बनियान फटी है, ऊपर वो सूट पहने हुए हैं। वो आपको कई सारे मिलेंगे। तो वहाँ पर मैं उनसे जब ये इस तरह के सवाल पूछता हूँ कि तब यहाँ पर एक्चुअल फाइनेंस की नॉलेज आपको होनी चाहिए कि इन लोगों से हम पैसा कैसे निकालें। नेक्स्ट स्लाइड। अभी बहुत सारे ऐसे इवेंट हुए हैं, मैंने काफ़ी सारे लोगों से सीखा है। एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। मेरा बेटा एक स्कूल में पढ़ता था 5th क्लास में। अभी सडनली फरवरी में हम लोगों ने नया घर शिफ्ट किया और उस नए घर में शिफ्ट करने के बाद हमने उसका एडमिशन एक पड़ोस के दूसरे स्कूल में करा दिया, वो भी अच्छा बड़ा स्कूल है। अब मेरे बच्चे का आप पॉइंट समझिए, और ये बात हम सब पे लागू होती है, हम जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं। वो बच्चा मेरे को ये बोल रहा था 5th क्लास तक, कल तक मैं जिस स्कूल में जा रहा था आपने मुझे अपने क्लासमेट जो बच्चे थे उनसे बाय करने का भी मौका नहीं दिया। मतलब शाम तक उस बच्चे को नहीं मालूम था कल मैं इस स्कूल में नहीं आऊँगा, अगले दिन वो नए स्कूल में बैठा हुआ है नए बच्चों के साथ। उस बच्चे की मानसिक स्थिति को मैंने समझा, फिर मैंने उसको समझाया जैसे बता सकते थे। लेकिन एक बात गौर करिए, हम में से इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, क्या हमको मालूम है कि कल हम इस दुनिया में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? हो सकता है हम यहाँ से निकल के जाएं और कल हमारी आँख खुले तो हम देखें यार ये तो अलग ही दुनिया चल रही है, कोई मुकुट लगाए घूम रहा है, कोई उधर टहल रहा है, कोई उधर टहल रहा है, कोई आशीर्वाद दे रहा है, ये क्या हम कहाँ आ गए? तो ऐसे में हम क्या करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्लानिंग कि हमारे ना रहने पे भी किसी को ऐसा अफसोस ना हो कि यार स्कूल ही तो चेंज हुआ है, शहर चेंज हुआ है। ऐसा करके हम मान सकते हैं कि इंश्योरेंस एडवाइज़र की लाइफ अपनी खुद की कितनी इम्पोर्टेंट है, ये बात हमको समझना पड़ेगा। हमको यही नहीं मालूम है कि हमारी लाइफ कितनी कीमती है। 10 साल में 10 करोड़ बनाने का तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर बीच में एग्जिट कर गए तो उस 10 करोड़ का क्या? वो 2-4 जो महीने आप पैसे बचा लोगे उससे क्या आपका परिवार चल जाएगा? तो पहले बात आएगी एडिक्वेट लाइफ इंश्योरेंस की। जिनका कैपेबिलिटी है अभी ले लो आप, प्राइजेज हर बार बढ़ते ही हैं। 10 करोड़ तक का तो मुझे लगता है यहाँ हर एक का सम इंश्योर्ड होना चाहिए, जिसका नहीं है वो बढ़ाए। और मैंने बढ़ाया है, मैं हर साल बढ़ाता हूँ जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती है। अब मैं बात करता हूँ बिल्कुल डिफरेंट थीम की। ये सारी बातें एक तरफ, आपको मालूम है जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम बोलते हैं, हम वैसा ही बन जाते हैं। ये बात मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के सामने लिखा हुआ देखा था, तो मैं इस बात को बड़ा ध्यान नहीं देता था। बाद में समझ में आया इसका मतलब। एक बहुत बड़े ऑथर हैं जो डिस्पेंजा, उनकी एक बुक है बीइंग सुपरनैचुरल। इनकी एक कहानी में पढ़ रहा था, एक बार इनका एक एक्सीडेंट होता है और इनके यहाँ पे कई मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए, और इस व्यक्ति ने, डॉक्टरों ने बताया कि आपकी एक सर्जरी होनी है, इवन मल्टीपल सर्जरी होनी है और आप ठीक हो जाओगे। तो उसने ये पूछा इस बात की क्या गारंटी है डॉक्टर साहब कि मैं चल पाऊंगा? तो डॉक्टर ने कहा इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आप चल पाओ, हाँ इस बात क्या हो सकता है कि आपकी जान बच सकती है। तो जो डिस्पेंजा ने ये सोचा कि ये डॉक्टर अगर मुझे नहीं चला पाए फिर भी मैं रहा तो बेड पे, तो जो ईश्वर जब मैं अपनी माँ के गर्भ में था, जिसने मेरी स्पाइन बनाई, जिसने अम्बिलिकल कॉर्ड को मेरी माँ से जोड़ा, जिसने मेरा डीएनए बनाया, क्या वो ईश्वर इतने छोटे से अलाइनमेंट को ठीक नहीं कर सकता? और मान के चलिए उस व्यक्ति ने सिर्फ ये सोचना शुरू किया कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, हर समय ऐसा महसूस करता रहा, और 12 हफ्ते के बाद वो चल के अपने घर हॉस्पिटल से गया। ये इस बुक के अंदर लिखा हुआ है। हमारी बॉडी के अंदर 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। हमारा शरीर अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ऊर्जा से बना हुआ है, पूरा शरीर ऊर्जा है, कुछ भी फिक्स नहीं है। हमारे सेल्स हर थोड़े दिन में रीडेवलप होते हैं, नए बनते हैं, पुराने खत्म होते हैं, नए बनते हैं, पुराने खत्म होते हैं, और हमारे सेल्स आने वाले नए सेल को सूचना देते हैं, इसे बोलते हैं ट्रांसमिशन। तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि इंश्योरेंस का काम कठिन काम है, इंश्योरेंस का काम मुश्किल काम है, तो जो आगे आने वाले नए सेल हैं उनको ये सिग्नल जा रहा है कि इंश्योरेंस का काम कठिन काम है। और अगर आप ये सोचना शुरू कर दें कि इंश्योरेंस का काम आसान काम है, ये काम मैं कर सकता हूँ,
इस काम में मैं सफल हो सकता हूं। अगर आप ये सोचना शुरू कर दें, पहले तो महाराज जी के चरणों में मेरा नमन, और मैं अपनी बात फिर से वहीं से आता हूँ। अगर हम ये सोचना शुरू कर दें कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, तो हमारे न्यूरॉन्स, हमारा बॉडी का सिस्टम हमारे आने वाले सेल्स को ये सिग्नल देगा कि ये काम आसान है, और हमारे को वो काम आसान लगने लगेगा। धीरे 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 हम थोड़े दिन बाद पुराने सेल्स मरते हैं, नए सेल्स पैदा होते हैं। नए सेल्स को जब ये ट्रेन हो जाएगा कि हमें ये काम आसान लग रहा है, तो ये काम आसान हो जाएगा। और मैं बार बार बोलता हूँ, 10 साल पहले जो मेरा शरीर था वो धीरे धीरे सब कुछ चेंज हुआ, आज वो नहीं है। अगले 10 साल बाद फिर मेरा शरीर चेंज हो जाएगा, मेरे सेल्स चेंज हो जाएंगे, मेरा ब्लड चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर मेरा दिमाग में ये बैठ गया कि नहीं ये काम आसान है, तो उसको तो यही सिग्नल जाएगा ना। तो यहाँ बैठा हर व्यक्ति जिससे मैं 10 साल की बात कर रहा था, वो 10 साल में 10 करोड़ बनाएगा, क्योंकि ये सिग्नल हमको अपने माइंड को देना है। वो 10 करोड़ कैसे बनाना है, वो फॉर्मूला लास्ट में आएगा। तो ये सिग्नल प्रोग्रामिंग, सारा कुछ प्रोग्रामिंग का खेल है। पेन ड्राइव का डेटा आप लैपटॉप में लगाते हो, वो कहीं ना कहीं स्टोर होता है। ऐसी जो बातें मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये सारी आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो रही हैं। किसी के माइंड में, किसी के थोड़ी होगी, किसी के ज़्यादा होगी, जिनके कम होगी वो बाद में मुझसे पूछेंगे, लेकिन ये सबको कुछ ना कुछ स्टोर कर रहा हूँ मैं। अब एक बात बताते हैं, लोग बोलते हैं आज की डेट में पैसा नहीं है, क्लाइंट बोलता है कि पैसा नहीं है या पैसा कम है, थोड़े दिन बाद आना। तो ये एक डेटा है आपके सामने। मर्सिडीज जो स्टार्ट कर रहा है GLS 2.75, रेंज रोवर 3.5 करोड़, सारी कारों के नाम लिखें, 12-12, 18-18 महीने, 2-2 साल की वेटिंग है। ये कौन है लोग? वही लोग हैं ना जिनके पास पैसा है, जो वेटिंग में लग के वो कार खरीद रहे हैं। हम लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, और फिर हम दोष देते हैं अपनी किस्मत को और अपनी संगत को, या अपने उसको कि हम नहीं कर पा रहे। तो अगर हमारे पास मार्केट में पैसा है, हम लोगों को वहाँ तक पहुँचने की देर है। अब इन वाले सेगमेंट्स में काम करने के लिए ये स्क्रिप्ट्स काम करती हैं जिन पे मैं करता हूँ। वहाँ पर हम लोग बात करते हैं स्टेट प्लानिंग, लीगेसी प्लानिंग, स्पाउस प्रोटेक्शन एंड कैश फ्लो। ये सारी चीज़ें वहाँ पर अलग ढंग से पेश की जाती हैं। मेरी 12 से 18 मिनट की कुछ 15-20 स्क्रिप्ट्स हैं अलग अलग, वो क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करती हैं, वही हम यूज़ करते हैं। कई बार लोग म्यूचुअल फंड की मुझसे जब बात करते हैं तो उनको कुछ आंकड़े बता दूं कि म्यूचुअल फंड में एक प्रॉब्लम है। हर बार बोले म्यूचुअल फंड सही है, ऐसा नहीं है दिक्कत क्या है? जल्दी जल्दी रिडम्पशन की। 2015 में 5 करोड़ म्यूचुअल फंड के फोलियो इस देश में हुआ करते थे, और 2025 में 23 करोड़ हो गए। अच्छी ग्रोथ है, ठीक है, लेकिन जो AUM पर फोलियो था वो 1.4 लाख था, जो बढ़ के सिर्फ 1.8 लाख पहुंचा। पैसा तो बढ़ा ही नहीं। रीज़न, वहाँ पर रिडम्पशन का बहुत प्रेशर है, थोड़ा मार्केट गिरता है, रिडम्पशन, चेंज ऑफ ब्रोकर, सिंगल OTP पे आपका रात को पूरा पैसा क्लाइंट का निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। अब TR जो टोटल एक्सपेंस रेशियो था वो BER हो गया, बेस एक्सपेंस रेशियो। GST और ऑडिट का कंप्लाइंस, जैसे ही आप 100 करोड़ क्रॉस करते हैं आपके ऊपर ऑडिट की तलवार। अब ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, वो भी अपना एक प्रोफेशन है। तो आपको जो काम मिला है पहले उसको अच्छा सा कर लें, क्यों हम टफ जोन में जाएं? अगर जो लोग नहीं करते हैं, जो करते हैं वो उसको अच्छे से कर सकते हैं, उस पर भी हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। आज इंडिया का जो टोटल AUM है ना, वो 800 बिलियन है, लेस देन 1 ट्रिलियन, और USA का जो टोटल AUM है वो 38 ट्रिलियन है। हमसे 40 गुना ज़्यादा बड़ा मार्केट अमेरिका का है। और आपको एक बात बता दूं, आपको अच्छा लगेगा, अमेरिका के अंदर 76.7% पैसा एडवाइजर से मैनेज कराया जाता है। वहाँ लोग खुद नहीं करते हैं, वो सारा काम एडवाइज़र करते हैं। तो ऐसे ही अगर आप लोग इस लायक हो गए, एलिजिबल हो गए, तो आने वाले टाइम में ये 70-80% पैसा हम ही लोग संभालेंगे इस देश में। तो ये जो टाइम है इसको सीखना, बढ़ना। एक बस लास्ट उस पर आते हैं, छोटी सी बात, गुरुदेव भी हैं यहाँ पर। भगवान श्री कृष्ण के पास जब द्वारका में अर्जुन और दुर्योधन गए थे, तो दोनों लोगों ने उस टाइम पर, अर्जुन वहाँ पर गए, उनके पैरों के पास बैठ गए थे, और दुर्योधन जो है सर के पास थोड़ा घमंड की वजह से खड़े रहे थे। तो भगवान की जब आँख खुली और भगवान ने कहा तुम दोनों ही मेरे प्रिय हो और मैं दोनों को कुछ देना है, तो पहले नज़र अर्जुन पे पड़ी, तो पहला हक अर्जुन का है। अर्जुन ने बोला कि प्रभु मुझे सिर्फ आप चाहिए। दुर्योधन को लगा ये कितना बेवकूफ़ है, मुझे पूरी नारायणी सेना मिल गई, और दुर्योधन चाहता भी यही था कि पूरी नारायणी सेना उसको मिले।
तो दुर्योधन को शक्ति मिली और अर्जुन को शक्ति का स्रोत मिला। अब आप देखिए, जबकि भगवान ने कहा था मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा पूरे युद्ध में, तो अगर आपके पास ये फ्रंट रो में बैठे हुए ऐसे मेंटर हैं तो ये शक्ति का स्रोत है। मुकेश जोशी साहब वो स्रोत हैं जिनकी वजह से मैं यहाँ तक आया, है ना। ये अगर हमारे क्लाइंट के पास हमारे साथ नहीं जा रहे हैं, ये हमारे साथ हमारे क्लाइंट को एक एक को नहीं डील कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने बिना हथियार उठाए हमको वो ज्ञान दिया जिसकी वजह से हम काम कर पा रहे हैं। तो ये फ्रंट रो में लोग जो बैठे हैं, ये वो सारे लोग शक्ति का स्रोत हैं, अगर आप महसूस करेंगे। और अब तो हमारे बीच जो महाराज जी हैं वो आपको एक ऐसी ऊर्जा देके जाएंगे। तो आज का जो दिन है वो हाई इम्पैक्ट सेशन होने वाला है। अगली एक लास्ट हमारी बस वो है कि 10 करोड़ 10 साल, फिर वहीं पे आता हूं। अगर यहां बैठा हर एडवाइजर डेली 10,000 रुपए बचाना सीख जाए, कितना सा काम करना है, 30,000 रुपए का, और अगर आपके फंड वैल्यू को 10 साल मिलते हैं तो 15.5% के CAGR से आप 10 करोड़ क्रॉस कर जाएंगे। ये मैटर ही नहीं करता आप गोल्ड में लगाओ, सिल्वर में लगाओ, मिड कैप में लगाओ, ये आप जहां चाहें वहां लगाओ, लेकिन आप 10 साल में 10 करोड़ कमा लोगे। केवल 10,000 रुपये रोज बचाने, एक पॉलिसी अपने सपने के लिए बेचनी है, एक पॉलिसी 10 करोड़ के लिए डेली सेल करनी है। अगर लाख रुपए का प्रीमियम बेच रहे हो तो आपको केवल 10,000 रुपये रोज बचाना है। और वो कैसे करना है, उसका एक आसान तरीका और है मेरे पास। हम किसी क्लाइंट के पास जाएं तो हम खाली आएंगे ही नहीं, कुछ ना कुछ दे के आएंगे। अभी मैंने उस पर काम किया, वो फॉर्मूला मेरा हिट हो गया, वो भी आगे कल के शेयर करेंगे। मैंने आप सबका बहुत समय लिया, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। और जो 500, 200, 100 रुपये मैंने दिए थे वो बात भी बता दूं। होता क्या है, जब 500 का नोट निकाला तो एक हाथ खड़ा हुआ, उन्होंने लिया। 200 का नोट निकाला तो 4-5 हाथ खड़े हुए, और जब 100 का नोट निकाला 25-30 हाथ खड़े हुए। 500 का हाथ उठाया तो लोगों को डाउट था कि ये देंगे कि नहीं देंगे। 200 वाले को लगा आसानी से मिलेगा, 100 वाले को लगा ये तो दे ही देंगे। ऐसे ही जब कोई बड़ा क्लाइंट होता है, हम ये डाउट करते हैं कि ये हमें पैसा देगा कि नहीं देगा, हम जाते ही नहीं उसके पास, जबकि वो पैसा देने को तैयार बैठा है। और जो हम सारे लोग पिरामिड के उस हिस्से में जाते हैं जहाँ 1657 रुपये पर मंथ की पॉलिसी लेने वाले लोग हैं, वो 100 रुपये वाले हैं। सारे लोग उसी में घुसते हैं, सबको उन्हीं को सेल करना, उन्हीं को रिबेट देना, उन्हीं से टेंशन लेनी है। तो 500 वाले में आपको ऊपर आना पड़ेगा, आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां हो जाए अग्रिम गुप्ता जी के लिए। और अग्रिम गुप्ता जी ने बहुत ही सुंदर स्पीच था। अग्रिम गुप्ता जी ने इंश्योरेंस इंडस्ट्री का पूरा एनालिसिस करके आपके सामने रखा। उनका एक बहुत ही सुंदर टॉपिक था, सुंदर पॉइंट था, जिन्होंने बताया कि सैनिक जो है वो देश को बाहर से सिक्योर करते हैं और हम इंश्योरेंस एजेंट जो है वो हम अंदर से सिक्योर करते हैं। सो अग्रिम गुप्ता जी को ट्रॉफी देने के लिए मैं छत्रपति संभाजी नगर से हमारे बीच आए हुए लक्ष्मण काकड़े जी को जोरदार तालियों के साथ आगे बुलाना चाहूंगा। हिरेन भाई को बुला लो, हिरेन भाई को। हिरेन सर को भी बुलाना चाहते हैं तो जोरदार तालियां। तालियां बजती रहनी चाहिए दोस्तों। जोरदार सुपर स्पीच था।